हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के मैथ्स का काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू सभी प्रश्न 100% आएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, ये मैथ के क्वेश्चन को जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों ये 20% में से जो है ना 10% आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप पे आज का पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण देखिएगा क्या करा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2 और ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अनंत। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक और परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, p और q क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है और q जो होता है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या जैसे कि आपका कोई भी संख्या अगर बट्टे में है ना तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर कोई भी संख्या बट्टे में हो ना तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये नीचे वाला जो है ना q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4/0। 4/0 एक प्रकार की परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे q जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका 1/2 एक प्रकार का परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, -5 आप एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। इसी तरह 0 एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी संख्या p/q के रूप में रहेगा ना तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 20% में से अगर आपको जो प्रश्न रिविजन करते थ्रू समझ में नहीं आए ना तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया 8 है या फिर 9 है और ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी में आपका दिया 15। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और जो एक से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप लोग इस तरह जान सकते हैं कि जिसका फैक्टर मात्र 2 ही होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 2 एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। 2 जो है ना 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसलिए 2 एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब सारा का सारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे ना तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि 2 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, आपका 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फैक्टर कितना हुआ, 2 2 और 1, यानी कि 2 को फैक्टर है ना, 2 गुणन करने ना, तो इसलिए एक प्रकार का क्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह आपका 11 का भी जब फैक्टर कीजिएगा ना तो 11 11 से कटता है और 1 से कटता है, इसलिए यह एक प्रकार क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 11 एक प्रकार क्या है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, उसी टाइप का प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 15 या फिर 12 और ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 23। तो दोस्तों अगर आप 23 का फैक्टर कीजिएगा ना तो चलिए यहाँ पे हम लोग 23 का फैक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 23 जो है ना 1 से कटता है। ठीक है, और आपका 23 से कटेगा तो इसका फैक्टर मात्र 2 ही को प्राप्त होता है। जब 2 फैक्टर प्राप्त होगा ना और जो 1 से कटेगा और जो स्वयं से कटेगा यानी कि खुद से कटेगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ, 23 एक प्रकार का क्या अभाज्य संख्या है। इनके अलावा आप 12 और 15 और 75 का जब फैक्टर कीजिएगा ना तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 से अधिक होगा। अगर आप 15 का फैक्टर करते हैं तो ये 1 से तो कटता है, फिर 3
से कटता है, फिर 5 से कटता है, तो कैसे ये अभाज्य संख्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार जब 12 का भी फैक्टर कीजिएगा तो ये 12 का फैक्टर में क्या होता है कि 1 से तो कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर आपका किससे करता है 3 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 12 से कटता है, फिर 6 से कटता है। तो देखिए अभाज्य संख्या उसको कहता है जिसका फैक्टर मात्र 2 ही गो होता है, ठीक है, यानी कि जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? तो दोस्तों परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बटे q के रूप में रहे, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया। और ये q जो होता है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या वो हो सकता है जो बट्टे में रहे, वो क्या होगा? परिमेय संख्या हो। लेकिन ये q जो है ना 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और p और q क्या होता है? कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया √3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह पाई एक प्रकार का क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 4/0 तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया ये 4/0 है ना, तो यहाँ पे नीचे में जो है ना यानी कि ये हर क्या होना चाहिए? हर जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और ऑप्शन डी में आप देखने पा रहे 0/4। तो दोस्तों 0/4 कहने का अर्थ होता है कि ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं हो सकता है। तो ये 4/0 जो है ना एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है? 0/4 का अर्थ होता है 0, ठीक है। क्या होता है? 0। और 0 के नीचे 1 छिपा होता है, कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये 0/4 क्या हो गया? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या करा है कि एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 20% में से अगर आपको जो भी पर्सन अगर समझ में नहीं आए या कहीं पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका कॉन्सेप्ट जो है ना अगला वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर और आखिरी तक देख लेते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न ये करा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया √4/9 या फिर 4/9 और ऑप्शन सी है √7 और ऑप्शन डी में आपका दिया है √81। तो दोस्तों अब यहाँ पे आइएगा अपरिमेय संख्या को देखिएगा। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो रूट से बाहर ना निकले, जो रूट के अंदर हो, ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे आप लोग को याद रखना है। जैसे कि ऑप्शन ए को अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है? √4/9 है। कहने का अर्थ है कि ये √4 में भी है और √9 में भी है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा 4 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का होता है। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो 2/3 यानी कि √4/9 बाहर निकल के कितना आया? 2/3 आया। जो 2/3 एक प्रकार क्या है? p/q के फॉर्म में है। ये p/q के रूप में है ना। जब p/q के रूप में रहेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन ए में आपका क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या है। उसी तरह ऑप्शन बी में आपका दिया 4/9, ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में है। और ऑप्शन सी में आपका दिया √7। तो दोस्तों √7 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या? देखिए यहाँ पे √7 जो है ना ये बाहर निकलेगा, बाहर निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। √7 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसी तरह अगर ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? √81 दिया हुआ है। √81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है। 9 एक प्रकार का क्या परिमेय संख्या है? 9/1 हम इसको लिख सकते हैं। जो p/q के फॉर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √7 जो कि एक प्रकार का क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक और रैखिक बहुपद का घात होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 0 या फिर 2 और ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। दोस्तों एक रैखिक बहुपद का जो घात होता है ना 1 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो दोस्तों रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? ax + b होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो अचर बहुपद का जो घात होता है ना 0 होता है और द्विघात बहुपद का घात क्या होता है? 2 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर देख लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक साल इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया द्विघात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद और ऑप्शन सी है त्रिघात बहुपद और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
एक घात वाला बहुपद जो है ना रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि द्विघात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। और त्रिघात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद कहलाएगा। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ऑप्शन ए में आपका दिया एक्स प्लस बी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऑप्शन सी है दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद का पूछा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। इसे आप लोग को याद रखना। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे प्रश्न जो है ना 100% ये 20% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना तो ये 20% में से 10 प्रश्न हूबहू आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों हम जो भी पॉइंट्स वगैरह बोलते हैं ना उसको नोट्स करते हुए चलेगा। इससे क्या होगा, आपका जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को अगर याद कर लेते हैं ना तो आप कोई भी पूछेगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है तो आप जो है ना चुटकियों में जवाब दे देंगे। तो दोस्तों बहुपद कौन नहीं होता, देखिएगा। तो देखिए कोई भी चर राशि में अगर रूट चढ़ा हुआ रहेगा ना तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। या फिर इसे आप लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी चर राशि में बटे में रहेगा, जैसे कि 1/x हो गया, ये एक प्रकार का क्या बहुपद नहीं है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चर राशि रूट के अंदर रहेगा या फिर कोई भी चर राशि अगर बटे के फॉर्म में रहेगा तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ -7 एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। और ऑप्शन बी में आपका दिया वाई स्क्वायर माइनस रूट 2, ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 3√x + 2x + 7, यह एक प्रकार का बहुपद नहीं है। इसीलिए नहीं है, आप लोग को बताए ना कि जो भी चर राशि में अगर रूट चढ़ा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे √x है, ठीक है, √x क्या है, एक प्रकार का बहुपद नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x में क्या है, रूट है, इसलिए एक प्रकार का क्या है, बहुपद नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4x² - 3x - 7, ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद, इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक प्रकार क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी सारे प्रश्न इसी तरह का रहते हैं और पूछे जाते हैं हूबहू प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका सरल रेखा होता है या फिर वृत्त या फिर परवलय है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दीर्घवृत्त। तो दोस्तों द्विघात बहुपद यानी कि ax² + bx + c का जो ग्राफ होता है ना, जो आलेख होता है ना, परवलय होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है द्विघात बहुपद का आलेख, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, परवलय। और दोस्तों रैखिक बहुपद का आलेख जो होता है ना, सरल रेखा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ax + b = c, जहां a b c एक अचर होगा, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया ax + by = c, जहां a b c एक अचर होगा, और ऑप्शन सी में आपका दिया a + by = c, जहां a b c एक अचर होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया ax = by, जहां a b क्या होगा, अचर होगा। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ना, ax + by = c, जहां a b c एक अचर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि रैखिक समीकरण का आलेख होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3 सरल रेखा, या फिर 2 सरल रेखा, और ऑप्शन से 1 सरल रेखा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, एक क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक सरल रेखा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो रेखाएं एक बिंदु पर कटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी नहीं या फिर प्रतिच्छेद। और ऑप्शन सी में आपका दिया बराबर, ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी दो रेखा एक बिंदु पर कटता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अद्वितीय हल वाला युग्मपद रैखिक समीकरण का कहलाता है, क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है, या फिर इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और ऑप्शन सी में आपका जो संगत और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अद्वितीय हल वाला जो युग्मपद कहलाता है ना, क्या कहलाता है, असंगत या संगत कहलाता है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल बोला है ना, अद्वितीय कहने का अर्थ होता है जिसका केवल एक हल हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहेंगे। तो दोस्तों जिसका एक हल होगा ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संगत। और दोस्तों संगत रैखिक समीकरण के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है, a1/a2 जो बराबर होगा ना ये b1/b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, कंडीशन होता है, शर्त होता है कि अद्वितीय वाला युग्मत रैखिक समीकरण का शर्त क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। और इनका हल क्या होगा, केवल एक हल होगा, और क्या होगा यहाँ पे संगत होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेद रेखा है तब रैखिक समीकरण का हल होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया कोई हल नहीं, या फिर अनेक, और ऑप्शन सी में आपका दिया दो हल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एक हल। तो दोस्तों जब भी दो रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना तो इस रैखिक समीकरण का जो हल होता है ना केवल एक हल होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, एक हल। और दोस्तों इस कंडीशन में रैखिक समीकरण क्या होता है, संगत होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों संगत समीकरण के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये a1/a2 जो होगा ना बराबर नहीं होगा b1/b2 का। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और काफी सारे प्रश्न, ये 20% में से जो है ना 10% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए 20% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर नोट्स करते हुए चलना है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 20% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया +2 या फिर 1, और ऑप्शन सी 0, और ऑप्शन डी में आपका दिया -2। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा। तो दोस्तों एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, 2 होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर, और ऑप्शन बी है 0, और ऑप्शन सी में आपका दिया 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया 3। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत सिंपल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे समीकरण को सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है कि x² है, ठीक है, फिर +5x है, फिर यहाँ पे -6 = 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसमें है, तो दोस्तों हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x के पावर 1 छिपा हुआ है और यहाँ पे x के पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर जितना होगा ना वही क्या होगा, द्विघात समीकरण का घात होगा। तो दोस्तों जैसे में द्विघात समीकरण का घात तो 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिर्फ समीकरण दे दे और आपको पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो दोस्तों जिस भी बहुपद का घात पता लगाया जाता है ना तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका क्या होता है, घात होता है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है, x के पावर 2 में। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसका घात क्या होगा, 2 होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 4x + 6 = 0, या फिर x² - bx + c = 0, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ x² × x + 3 = x², और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है x² + 1/x² = 2। दोस्तों इसको हम लोग चेक करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कौन जो है ना द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण आपको पता चली है गया होगा कि द्विघात समीकरण उसको कहते हैं कि जिस चर राशि का घात क्या होता है, 2 होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, 4x + 6 है, ठीक है, 4x + 6 = 0 है। तो यहाँ पे x के पावर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे x² - bx + c = 0, तो यहाँ पे x के पावर कितना है, 2 दिया हुआ है। यह एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी
प्रकार आपको ऑप्शन सी को भी चेक करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को +3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, +3x बचा ना। तो ये 3x एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि रैखिक समीकरण है। ठीक है, आपको इसी प्रकार ऑप्शन डी को भी चेक कर लेना है और चेक करके आप लोग बताइएगा कि इसका जो है ना पावर क्या आया। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो मूल होंगे। तो दोस्तों विवेचक उसको कहते हैं जिसको हम लोग डी कहते हैं। डी मतलब क्या होता है, विवेचक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक और भिन्न या फिर वास्तविक और समान, और ऑप्शन सी है अवास्तविक और भिन्न, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अवास्तविक और समान। तो दोस्तों क्वेश्चन ये करा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर होता है, यानी कि जब डी का मान 0 के बराबर होता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के मूल वास्तविक और भिन्न हो तो यदि क्या होगा। तो दोस्तों जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है और इसका जो है ना मूल यानी कि हल क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो इस कंडीशन में डी का जो मान होता है ना शून्य से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। डी ग्रेटर देन क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे मोर ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं और ये 20% में से 100% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10% जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 20% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का आंसर याद था, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।